have a good news for all the UPSC CSE aspirants. Unacademy has brought new UPSC CSE batches. These batches will be starting on every Monday, and the batches are in 6 months, 1 year, and 2 years. The batches will complete your UPSC preparation. Unacademy batches will offer you a complete GS syllabus, more than 500 hours of live classes, free PDF study material, a structured schedule, and doubt clearing sessions from top Unacademy educators. The batches will be conducted in bilingual Hindi and English. So what are you waiting for? Enroll now in these batches. The upcoming batches are starting on the 1st of February and the weekend batches from the 6th of February. To enroll in these batches, click on the link mentioned in the description. Download the Unacademy app. As per your preparation, select your batch. To get an instant 10% discount, use the code DKT10. So don't wait for anything. Get your enrollment now and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, आई एम अभिनव सक्सेना, 2018 बैच IAS ऑफिसर। और डेली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में हम बात करेंगे की हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021। एज यू ऑल नो, इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 29th of January 2021। और इस इकोनॉमिक सर्वे में एक दो नए फीचर्स ये हैं कि इस बार एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी रेफ़र कर सकते हो। अदर देन दैट, उसकी ई रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक कॉलम यानी कि सिंगल कॉलम में सारा टेक्स्ट अरेंज किया गया है। लास्ट ईयर तक डुअल कॉलम्स में होता था। और अगर बात की जाए कि उसके PDFs या प्रिंटेड वॉल्यूम्स अवेलेबल होंगे या नहीं, तो PDFs के लिए आप indiabudget.gov.in पे जाके चैप्टर वाइज एज वेल एज़ वॉल्यूम वाइज PDFs डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आई वुड से कि आप PDFs भी डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन को भी यूज़ कीजिए। उसके यूज़र इंटरफेस के साथ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी आप फील करेंगे, काफ़ी हैंडी भी होगा वो। और अगर हम बात करें की हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021, तो इसके लिए हम लोगों ने, मेरे बैच के कुछ और ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स ऑफ PIB, उन लोगों ने एक की हाइलाइट्स का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था अंडर द एजेस ऑफ PIB। तो आप वो डॉक्यूमेंट भी PIB की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए आपको बस गूगल में सर्च करना होगा की हाइलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021। साथ में आप PIB ऐड करके सर्च करेंगे अगर, तो आपको PIB की जो भी लिंक मिले उस पे से आप डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ आप मेरे जो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे अकाउंट्स हैं अभिनव सक्सेना 25, उस पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो मैंने भी लिंक्स शेयर की थी उस डॉक्यूमेंट की। एंड ड्यूरिंग दिस सेशन ऑल्सो आई विल बी रेफरिंग टू द सेम डॉक्यूमेंट। तो आपके लिए भी ये वीडियो देखने के बाद वो डॉक्यूमेंट काफ़ी हैंडी होगा, क्योंकि दोनों वॉल्यूम्स की जो की हाइलाइट्स हैं उनको हमने 20 पेजर एक डॉक्यूमेंट में अरेंज किया हुआ है। तो जो जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, वो आपके UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे और ओवरऑल आपको इकोनॉमिक सर्वे को समझने में भी हेल्प करेंगे। आपको ज़्यादा नंबर क्रंचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन डॉक्यूमेंट्स की बात होती है तो लोग थोड़ा सा, एस्पिरेंट्स थोड़े से फिगर्स और फैक्ट्स और इन सब को लेके डर जाते हैं या एप्रीहेंसिव होते हैं। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हम इस सेशन में भी जो क्रक्स है इकोनॉमिक सर्वे का, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे रादर देन फोकसिंग टू मच ऑन द फिगर्स एंड फैक्ट्स। तो अगर हम बात करें इस साल के इकोनॉमिक सर्वे की, तो दिस इकोनॉमिक सर्वे इज़ डेडिकेटेड टू द कोविड वॉरियर्स, क्योंकि जो लास्ट ईयर रहा है पूरा हमारा 2020, वो कोविड पेंडेमिक की वजह से काफ़ी असर हुआ है इकोनॉमी पर भी और हमारे लाइव्स पर भी। तो इस इकोनॉमिक सर्वे को डेडिकेट भी कोविड वॉरियर्स को किया गया है, और इसकी जो ओवरऑल थीम है वो भी है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। अब इस थीम का क्या मतलब है, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स? तो ये वॉल्यूम 1 के जो 10 चैप्टर्स हैं उनमें से पहला चैप्टर भी यही है, और वॉल्यूम 2 के जो 10 चैप्टर्स हैं वो मेनली फैक्ट्स एंड फिगर्स से रिलेटेड होते हैं। लास्ट 1 ईयर में इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया और प्रोजेक्शंस। फर्स्ट वॉल्यूम जो होती है उसमें बेसिकली एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड कुछ टूल्स बताए जाते हैं या कुछ सजेशंस दिए जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा अंडर द एजेस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट वॉल्यूम का इज़ अबाउट सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अमिड्स अ वंस इन अ सेंचुरी पेंडेमिक, क्योंकि
अगर आप हिस्ट्री की भी बात करें तो 1917 में जो स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक आया था उसके बाद से इतना बड़ा और वाइड स्प्रेड पेंडेमिक शायद पहली बार ही आया है, इसीलिए इट इज़ वंस इन अ सेंचुरी पेंडेमिक। और इस पेंडेमिक के दौरान कैसे इंडिया ने फोकस किया, इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग है उसने फोकस किया सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स पे। तो देयर वाज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सेविंग लाइव्स और लाइवलीहुड्स। अगर आप लाइव्स बचाने की बात करेंगे तो आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, सबको घरों में रहना पड़ेगा, तो इकनॉमी इम्पैक्ट होगी। तो उस इकनॉमी के इम्पैक्ट को भी मिनिमाइज़ करना है, लाइवलीहुड्स को भी सेव करना है और लाइव्स को भी सेव करना है। दिस वाज द ओवरऑल थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, दिस वाज द ओवरऑल फोकस ऑफ इंडियन पॉलिसी मेकिंग ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक ड्यूरिंग लास्ट ईयर। और इसको करने के लिए जो भी मेजर्स लिए गए अलॉन्ग विथ अप्लाइंग और इम्पोजिंग एन इंटेंस लॉकडाउन, उन सभी के ऊपर भी चर्चा की गई है इस इकोनॉमिक सर्वे में, और कैसे उन मेजर्स से फिर इकनॉमी रिकवर भी हुई। तो एक तो हमने देखा कि ये जो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स है, इट इज़ अबाउट टेकिंग शॉर्ट टर्म पेन्स फॉर लॉन्ग टर्म गेन, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में लॉकडाउन लगाकर इकनॉमी को इम्पेक्ट कर रहे हो, बट आप लॉन्ग टर्म में इकनॉमी को रिकवर भी करोगे और उसमें जो कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो भी हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं। वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स केवल ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक ख़त्म होने के साथ ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इकनॉमी में एक वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिली, जैसा इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की गई है। और आप सब अवेयर भी होंगे कि ड्यूरिंग द रीसेंट टेस्ट सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया गॉट ऑल आउट एट 36, और उसके बाद से जो उन्होंने रिकवर किया और टेस्ट सीरीज़ जीती, तो दैट वाज आल्सो अ वी शेप परफॉर्मेंस। और इंडियन इकोनॉमी ने भी इसी तरह का वी शेप परफॉर्मेंस दिखाया। तो वो चैप्टर वाइज हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो आई विल स्टार्ट ड्वेलिंग इनटू दी चैप्टर्स। हम पहले देखेंगे वॉल्यूम 1 का चैप्टर 1, देन हम देखेंगे वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1 विच इज़ अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अ मैक्रो व्यू ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। उसके बाद हम वॉल्यूम 1 से ही चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हुए जाएंगे, और वॉल्यूम 2 के हम केवल वो चैप्टर्स देखेंगे जिनकी हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस होती है। सो if we talk about the chapter 1 which I already told के survey talks about saving lives and livelihoods, तो उसमें एक तो ये बताया गया कि किस तरह से इंडियन पॉलिसी मेकिंग ने ह्यूमेन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। अब ह्यूमेन प्रिंसिपल्स अगर देखे जाएँ तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये था कि जो ह्यूमन लाइव्स लॉस्ट हुई हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, दे कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ को टेम्पररी शॉक ज़रूर हुआ है, बट इट विल रिकवर फ्रॉम द शॉक कॉज्ड बाय द पेंडेमिक। और एक जो अर्ली इंटेंस लॉकडाउन है, इट प्रूव्ड टू बी अ विन विन स्ट्रेटजी इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और इससे हमने लाइव्स भी बचाई क्योंकि हमने डेथ रेट को कम किया, एक्टिव केसेस को कम किया, और हमने इकनॉमी को भी, लाइवलीहुड्स को भी सेव किया। अब ओवरऑल जो पॉलिसी थी वो it was motivated by a Nobel Prize winning research by Hansen and Sargent, 2001 की रिसर्च थी, which also emphasized on a policy that should minimize losses in worst case scenarios। इसके बाद अगर देखी जाए इंडिया की परफॉर्मेंस रिगार्डिंग कोविड पेंडेमिक, तो हमने कर्व को भी फ्लैटन किया, और जो पीक थी हमारी उसको हमने पुश करके सितंबर 2020 तक पुश कर दिया। और पीक के बाद इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी यूनिक रहा है, क्योंकि उसके बाद से हमारे केसेस, जो डेली केसेस हैं, वो डिस्पाइट इंक्रीज्ड मोबिलिटी रिड्यूस ही होते गए हैं। आपने देखा होगा कि सितंबर के बाद से मोर और लेस ऑल दी एक्टिविटीज़ वर ओपनड अप, तो मोबिलिटी जाहिर सी बात है कि इंक्रीज़ हुई थी। वर्क फ्रॉम होम भी गवर्नमेंट सेक्टर में तो मिनिमल हो गया था आफ्टर सितंबर, डिस्पाइट दैट डेली केसेस केप्ट ऑन डिक्रीजिंग। सेकेंड मेजर win-win that we witnessed through economic survey is V-shaped recovery। अब आपने कई हेडलाइंस में पढ़ा होगा कि क्वार्टर 1 में जो जीडीपी हुई थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी 23.9% से, बट क्वार्टर 2 में इट डिक्लाइंड बाय 7.5%, तो विच शोज़ के वी शेप एक रिकवरी स्टार्ट हुई है। उसके बाद कोविड पेंडेमिक ने डिमांड और सप्लाई दोनों को ही अफेक्ट किया, तो जो मेजर्स थे वो भी डिमांड साइड मेजर्स भी होने थे और सप्लाई साइड मेजर्स भी होने थे। तो सप्लाई साइड पे तो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए कि सप्लाई को एक्सपेंड किया जाए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, और डिमांड साइड में कुछ कैलिब्रेटेड पॉलिसीज़ लाई गई थी, जैसे कि एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जिससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो और डिमांड को पुश मिले। और दूसरा जो देखने को मिला वो एक अपटर्न देखने को मिला इकनॉमी में, डिस्पाइट
विदाउट अ सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन। अगर आप ओवरऑल बात करें पूरे वर्ल्ड की तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में सेकेंड वेव देखने को मिली, बट इंडिया में कोई सेकेंड वेव नहीं आई। कोविड पेंडेमिक को हमने उसकी पीक को पुश किया सितंबर तक और उसके बाद कोई भी सेकेंड वेव देखने को नहीं मिली, विच इज़ अ सुई जेनरिस केस ऑफ इंडिया। अब this was the crux of chapter 1, saving lives and livelihood. Now if we talk about chapter 1 of volume 2, which presents the state of economy during the last 1 year, that is a macro view. तो उसमें अगर आप ग्लोबल स्टेटस की बात करो तो कोविड पेंडेमिक की वजह से ग्लोबली इकोनॉमिक एक डाउनटर्न देखने को मिला और ये डाउनटर्न ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से सबसे बड़ा डाउनटर्न था। इसके बाद जो लॉकडाउन्स किए गए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स लाए गए, उनकी वजह से भी इकोनॉमी एक स्टैंड स्टिल पे ही आ गई थी। आई रिमेंबर गोइंग आउट ड्यूरिंग दी लॉकडाउन फॉर सम ऑफिशियल विजिट और उस टाइम पे एवरीथिंग वाज डेजर्टेड, कोई भी नहीं देखने को मिलता था, तो इकोनॉमी का तो कोई सवाल ही नहीं है। एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल। हमारी लाइव्स रुक गई थी तो इकोनॉमी का रुकना तो जाहिर सी बात है। और इस पेंडेमिक के दौरान फिर इंडिया ने एक 4 पिलर स्ट्रेटजी अडॉप्ट की विच वाज रिवॉल्विंग अराउंड कंटेनमेंट मेजर्स, फिस्कल एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो अगर हम इसमें फिस्कल मेजर्स की बात करें तो कैलिब्रेटेड वे में गवर्नमेंट ने पुश किया, अपनी फिस्कल पॉलिसी को एक्सपेंड किया, मॉनेटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड किया और इसकी वजह से जो वल्नरेबल लोग थे उनको भी लॉकडाउन के टाइम पे कुछ कुशन प्रोवाइड किया गया, कंजम्पशन को बूस्ट किया गया, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया गया और जो फेवरेबल मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी वजह से मार्केट में या इकोनॉमी में अबंडेंट लिक्विडिटी भी इंजेक्ट की गई, जिससे जो डेटर्स हैं उनको इमीडिएट रिलीफ मिला। और जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन होता है, सपोज आरबीआई मेक्स सम चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी और द रेट्स रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी लाइक द रेपो रेट, तो उनका ट्रांसमिशन फिर इकोनॉमी में जो होता है वो स्मूथली हो पाए, उसके लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी को अनक्लॉक किया गया। और अगर हम देखें एडवांस एस्टिमेट्स एनएसओ के, तो जो इंडिया की जीडीपी इट इज़ एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय -7.7%, मतलब द डिक्लाइन इज सपोज टू बी 7.7%, और दिस इज़ अ रोबस्ट ग्रोथ एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 2021। तो सेकेंड हाफ में जो ग्रोथ है इट इज़ सपोज टू बी 23.9% ओवर फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 21। और सबसे जो मेजर हेडलाइन रही है इकोनॉमिक सर्वे के प्रेजेंट होने के बाद, आपने कई न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होगी, इट इज़ अबाउट इंडियाज़ रियल जीडीपी ग्रोथ विच इज़ एस्टिमेटेड टू रिकॉर्ड 11.0% ग्रोथ इन फिस्कल ईयर 2021-22, माने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ है इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 11%। और नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 15.4%, एंड दीज फिगर्स आर हाईएस्ट फिगर्स सिंस इंडिपेंडेंस, सो इट वाज नेचुरली सपोज टू बी द बिगेस्ट हेडलाइन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लो बेस है उससे क्योंकि हम रीबाउंड कर रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अब नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो कोविड वैक्सीन्स का जो रोल आउट है वो भी इस रिकवरी में और नॉर्मलाइज करने में हेल्प कर रहा है। और गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन है और नेट एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने बेसिकली ग्रोथ को कुशन किया है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कंजम्पशन और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो उसकी वजह से ग्रोथ को पुल डाउन किया गया था, बट गवर्नमेंट बूस्टेड द नेट एक्सपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट्स कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज, उसकी वजह से जो इकनॉमी को बूस्ट मिला है वो ही थोड़ा सा एक कुशन है ग्रोथ के लिए। अब अगर हम बात करें कि फिस्कल ईयर 2020-21 में जो सेकंड हाफ की रिकवरी है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी पावर्ड बाय गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो 17% ईयर ऑन ईयर, 17% ईयर ऑन ईयर, and exports are expected to decline by 5.8% and imports are expected to decline by 11.3% in the second half. तो exports का decline is less as compared to the decline in imports, that is why the net exports are going to increase. और India is also expected to have a current account surplus of 2.0% of GDP in fiscal year 21, which is a record high after 17 years. Current account surplus of 2% of GDP is impressive. और अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड के टर्म्स में, GVA के टर्म्स में जो ग्रोथ है इट इज़ पैक्ड एट -7.2% इन फिस्कल ईयर 21 एज अगेंस्ट 3.9% इन फिस्कल ईयर 20.
और ये जो GVA है, इसकी अगर हम बात करें कि इसका अगर फर्दर ब्रेकअप किया जाए सेक्टर वाइज, इकोनॉमी के जो भी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, तो एग्रीकल्चर हैज़ प्रोवाइडेड द कुशन। मतलब अगर आप आजकल की जो हैपनिंग्स हैं उनसे देखेंगे तो आप सोचेंगे कि शायद एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द वर्स्ट हिट, बट नहीं, एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड अ कुशन टू द शॉक कॉज्ड बाय द कोविड पेंडेमिक, एंड एग्रीकल्चर ग्रू बाय 3.4% इन फिस्कल ईयर 21। और इंडस्ट्री एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टेड ऑब्वियसली, तो इंडस्ट्री में जो कॉन्ट्रैक्शन था वो 9.6% रहा और सर्विसेज में जो कॉन्ट्रैक्शन रहा वो 8.8% रहा रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 21। और एग्रीकल्चर एक तरह से सिल्वर लाइनिंग रहा है, वाइल कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा हिट हुई। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा वर ऑल्सो हिट क्वाइट हार्ड, बट दीज सेक्टर्स आर ऑल्सो रिकवरिंग स्टेडली नाउ। और इंडिया जो है वो एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रहा फिस्कल ईयर 2020-21 में भी, और FDIs भी आए काफ़ी सारे, क्योंकि ग्लोबल असेट्स जो हैं वो शिफ्ट हुए टुवर्ड्स इक्विटीज़, और उस दौरान भी इंडिया में काफ़ी अच्छे मात्रा में FDI इन्फ्लोज हुए, और ये भी एक तरह से दर्शाते हैं कि हम एक क्विक रिकवरी के पाथ पे हैं। और केवल इंडिया नहीं, और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ भी हैं, बट इंडियाज़ परफॉर्मेंस हैज़ बीन बेटर इवन अमंग्स द इमर्जिंग इकोनॉमीज़। और अगर हम कुछ फिगर्स की बात करें तो जो नेट FPI इन्फ्लोज़ हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जो इन्फ्लोज़ हैं, दे रिकॉर्डेड एन ऑल टाइम मंथली हाई ऑफ $9.8 बिलियन। नवंबर 2020 के जो FPI इन्फ्लोज़ थे वो $9.8 बिलियन थे, जो कि अभी तक का हाईएस्ट मंथली FPI इन्फ्लो का फिगर है। एंड इंडिया वाज द ओनली कंट्री अमंग्स द इमर्जिंग मार्केट्स जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज भी मिले 2020 में, और किसी कंट्रीज़ में FII इन्फ्लोज नहीं हुए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए हैं। इंडिया वाज द ओनली कंट्री जहाँ पे ये इन्फ्लोज हुए। सिमिलरली सेंसेक्स और निफ्टी ये भी काफ़ी बॉयंट रहे, और इंडिया का जो मार्केट कैप टू GDP रेशो है वो 100% क्रॉस कर गया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर 2010। मतलब पिछले 10-11 सालों में पहली बार इंडिया का मार्केट कैप टू GDP रेशो जो है उसने 100% क्रॉस किया। और CPI इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा सॉफन हुआ रिसेंटली इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, और वो क्यों हुआ? बिकॉज जो सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स थे हमने उनको थोड़ा सा ईज़ कर दिया था, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बेसिकली होता है सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स पे। तो सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स हटाने से फूड इन्फ्लेशन कम हुआ, और फूड इन्फ्लेशन कम होने की वजह से ही CPI इन्फ्लेशन भी कम हुआ, क्योंकि उसमें फूड एंड बेवरेजेस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। और इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो वो 0.8% का माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सेकेंड हाफ में, और फर्स्ट हाफ में 29% ड्रॉप देखने को मिला था। अगर हम इन्वेस्टमेंट में देखें तो 29% के कंपैरिजन में अगर हम 0.8% कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं तो काफ़ी कम है, काफ़ी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है। सिमिलरली अगर हम देखें कि इंटर स्टेट मूवमेंट, इंट्रा स्टेट मूवमेंट, ये सब भी रीइग्नाइट हुए लॉकडाउन के बाद, अनलॉक के साथ साथ, तो इनकी वजह से भी जो मंथली GST कलेक्शंस हैं उनमें भी एक रिकॉर्ड हाई देखने को मिला, और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी में पिकअप देखने को मिला। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल सेक्टर की, तो वहाँ से भी हमें कुछ क्वेश्चन मिला है ग्रोथ में, और इंडिया का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 21 में 3.1% ऑफ GDP है। हमने पहले बात की थी करंट अकाउंट सरप्लस की, तो हमने 2% की बात की थी फिस्कल ईयर 21 में, विच वाज ओवरऑल फॉर द फिस्कल ईयर 21। वो एक्सपेक्टेड फिगर है क्योंकि अभी फिस्कल ईयर 21 एंड नहीं हुआ है, तो वो 2% ऑफ GDP भी एक रिकॉर्ड हाई है आफ्टर 17 ईयर्स। और अभी जो हम बात कर रहे हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 21, तो उसमें भी करंट अकाउंट सरप्लस हमें 3.1% ऑफ GDP देखने को मिला है। अब ये करंट अकाउंट सरप्लस किस वजह से मिला, किन फिगर्स ने इसको सपोर्ट किया? तो अगर सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे और डिमांड वीक रही, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन, इंपोर्ट्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा रहा एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स में 39.7% का कॉन्ट्रैक्शन रहा जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स होते हैं, और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में 21.2% का कॉन्ट्रैक्शन रहा। तो इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स ओवरऑल रहे वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहे। फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर बात करें तो वो
इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए कि 18 मंथ्स के भी हम इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं। दिसंबर 2020 के जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो इतने बढ़ गए कि हम 18 मंथ्स के इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं, विच इज़ एन इम्प्रेसिव फिगर। एक्सटर्नल डेट की अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ रेशियो टू जीडीपी, तो वो 21.6% था एट एंड सितंबर 2020 फ्रॉम 20.6% एट एंड मार्च 2020। तो वो बहुत ही मार्जिनल सा इंक्रीज़ था, कोई बहुत ज़्यादा हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ा है। लॉकडाउन से पहले मार्च 2020 के एंड से पहले 20.6% था और 21.6% हो गया। अगर हम फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ रेशियो टू टोटल एंड शॉर्ट टर्म डेट, वो भी इम्प्रूव हुआ बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली साइजेबल एक्रीशन इन रिजर्व्स। और इन्हीं फिगर्स के बेसिस पे हम या सर्वे ये बोलता है कि वी शेप्ड एक रिकवरी इज़ अंडरवे, जो कि कई सेक्टर्स या कई इंडिकेटर्स में देखने को मिल रहा है, जैसे कि पावर डिमांड इंक्रीज़ हुई है, ई-वे बिल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जीएसटी कलेक्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, स्टील कंजम्पशन में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो इन सब जो हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स बोले जाते हैं, पावर डिमांड, जीएसटी, स्टील एट्सेट्रा, इनके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि एक वी शेप्ड रिकवरी इज़ अंडरवे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया बिकेम द फास्टेस्ट कंट्री टू रोल आउट 10 लाख वैक्सीन्स इन 6 days एंड ऑल्सो इमर्ज्ड एज द लीडिंग सप्लायर ऑफ वैक्सीन्स टू नेबरिंग कंट्रीज एज वेल एज टू ब्राज़ील। एंड दिस इज़, जब ये सर्वे बनाया गया होगा तब 10 लाख वैक्सीन्स की बात हुई थी, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द रीसेंट फिगर्स तो हम 20 लाख के टर्म्स में भी फास्टेस्ट कंट्री साबित हुए। और इकनॉमी की ये जो होम कमिंग है टू नॉर्मलसी, ये किस वजह से हुई? एक मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से भी इसको सपोर्ट मिला है, और एक रोबस्ट रिकवरी की सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, सभी में एक रोबस्ट रिकवरी की उम्मीदें कुछ जगी हैं बिकॉज ऑफ दी लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा अगर अब बात करें कि इंडिया का जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है वो काफ़ी मैच्योर रहा, इन सब फिगर्स के बेसिस पे ही हम ये कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर में। और जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं सभी डेमोक्रेसीज़ को इंडिया की तरफ से जो देखने को मिले वो यही रहे कि हमें मायोपिक पॉलिसी मेकिंग को अवॉइड करना है और लॉन्ग टर्म गेंस के ऊपर फोकस करना है, अगर शॉर्ट टर्म में कुछ पेन लेना भी पड़े तो। Now the next chapter of volume 1 of the economic survey, which is the chapter 2 of volume 1, it talks about does growth lead to debt sustainability। तो इसका आंसर भी दिया है कि येस, ग्रोथ लीड्स टू डेट सस्टेनेबिलिटी बट नॉट नेसेसरीली वाइस वर्सा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप डेट लेते जाएं और सस्टेनेबल डेट हो तो ग्रोथ होगी ही होगी, बट ग्रोथ सर्टेनली लीड्स टू डेट सस्टेनेबिलिटी। तो उसके रीजंस कुछ बताए गए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो ग्रोथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्यों डेट सस्टेनेबिलिटी की ओर लीड करती है? क्योंकि जो डेट सस्टेनेबिलिटी है डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ रेट का जो डिफरेंशियल है, इसको IRGD बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्ट रेट जो है डेट के ऊपर इट इज़ लेस देन द ग्रोथ रेट एंड इट इज़ बाय नॉर्म, इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। इंडिया में हमेशा ऐसा रहा है। तो जो नेगेटिव IRGD है इंडिया में, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, इट इज़ नॉट ड्यू टू लोअर इंटरेस्ट रेट। ऐसा नहीं है कि डेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट लोअर है, बट मच हायर ग्रोथ रेट्स। ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा है इंडिया में कि उसकी वजह से IRGD नेगेटिव रहा है और अभी भी है। तो ग्रोथ जो है इसी वजह से सस्टेनेबल बनाता है डेट को, और ये सभी हाई ग्रोथ रेट कंट्रीज़ में ऐसा होता है। और ये जो कॉजल डायरेक्शन है इन कंट्रीज़ का, वो लोअर ग्रोथ रेट्स में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और फिस्कल मल्टीप्लायर्स की अगर हम बात करें तो वो भी इंडिया के केस में डिस्प्रपोर्शनेटली हायर रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान देन ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स। मतलब फिस्कल मल्टीप्लायर्स कई ऐसे फैक्टर्स जो आपकी इकोनॉमी को या आपकी GDP ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। तो वो इकोनॉमिक बूम के टाइम पे उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है जितना डाउन टर्न्स के टाइम पे या इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे देखने को मिलता है। और जो एक एक्टिव फिस्कल पॉलिसी रही है वो भी ये इंश्योर करती है कि जो रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स हैं वो भी हम रीप कर सकें, और साथ साथ जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को डैमेज है उसको भी हम लिमिट कर पाते हैं।
सिमिलरली जो फिस्कल पॉलिसी ग्रोथ को इम्पिटस प्रोवाइड करती है वो लोअर डेट टू जीडीपी रेशो में भी रिजल्ट करती है। और इंडिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हैं, जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के इकोनॉमिक सर्वे भी जिनके बारे में बात करते थे, वो भी यही दर्शाते हैं कि जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, इवन इन दी वर्स्ट केस सिनेरियोज़। इसीलिए इंडिया को एक काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि ग्रोथ को इनेबल करे इवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। और एक एक्टिव काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जो होगी वो फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाएगी इंडिया की, बल्कि वो एक इंटेलेक्चुअल एंकरिंग जो हमारी हो गई है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अगेंस्ट, उस इंटेलेक्चुअल एंकरिंग को ब्रेक करेगी। और जो एक बायस है, एसिमेट्रिक बायस अगेंस्ट द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्टिव फिस्कल पॉलिसी, उस बायस को भी ख़त्म करेगी। दिस वाज अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 1 विच टॉक्स अबाउट कि क्या ग्रोथ डेट सस्टेनेबिलिटी की ओर हमें लेकर जाता है। तो डेफिनेटली ग्रोथ लीड्स टू डेट सस्टेनेबिलिटी, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 1 विच इज़ चैप्टर 3 इज़ about does India's sovereign credit ratings reflect its fundamentals? Answer is no. जो sovereign credit ratings हैं, these are provided by international agencies like S&P and Moody's, और ये जो रेटिंग्स हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, इनको असेस किया जाता है, इनके बेसिस पे ही जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, FDI FPI इन्फ्लोज जो होते हैं। बट इंडिया के केस में ये सोवरिन क्रेडिट रेटिंग्स इंडिया के जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं उनको नहीं दर्शाते हैं। अगर हम इंडिया इज़ स्लेटेड एज दी 5th लार्जेस्ट इकनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर पास्ट के वो देखें हम कि पास्ट में कौन सी इकनॉमीज़ 5th लार्जेस्ट इकनॉमीज़ रही थी, जैसे इटली जब रही थी तो उसकी क्या सोवरिन क्रेडिट रेटिंग्स थी, दीज वर मच हायर एज़ कम्पेयर टू ओनली 2 एक्सेप्शंस विच आर चाइना एंड इंडिया। तो चाइना के केस में भी इन क्रेडिट रेटिंग्स को काफ़ी कम रखा गया और इंडिया के केस में भी इन क्रेडिट रेटिंग्स को काफ़ी कम रखा गया, डिस्पाइट दीज 2 कंट्रीज़ व्हेन दे आर द 5th लार्जेस्ट। जब चाइना था तो उसकी भी क्रेडिट रेटिंग्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, AAA नहीं थी, A- A2 इस टाइप से थी। इंडिया की भी जो क्रेडिट रेटिंग है BBB- Baa3, दीज आर दी क्रेडिट रेटिंग्स जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड में टुवर्ड्स दी लोएस्ट रंग हैं। तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं क्रेडिट रेटिंग इंडिया की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, क्योंकि क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करती हैं? तो इंडिया की जो विलिंगनेस टू पे है वो आप अगर देखें तो हिस्ट्री में इंडिया ने कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, इवन ड्यूरिंग दी 1991 क्राइसिस, तो तब भी हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया था और हमने अपनी हिस्ट्री में कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया। तो हमारी विलिंगनेस टू पे तो अनक्वेश्चनेबल है। वी आर ऑलवेज ज़ीरो सोवरीन डिफ़ॉल्ट कंट्री। और इंडिया की जो एबिलिटी टू पे है वो भी अगर देखें तो फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और इस वजह से सर्वे ऐसा बोलता है कि जो सोवरिन क्रेडिट रेटिंग्स हैं उनके कुछ पैरामीटर्स चेंज किए जाने चाहिए, उनकी मेथोडोलॉजी चेंज की जानी चाहिए, और इट शुड रिफ्लेक्ट अ कंट्रीज़ फंडामेंटल्स ऑल्सो। तो इंडिया की जो फिस्कल पॉलिसी है वो एक तरह से सर्वे बोलता है कि इट रिफ्लेक्ट्स रविंद्रनाथ टैगोर सेंटिमेंट ऑफ अ माइंड विदाउट फियर। और जो सोवरिन क्रेडिट रेटिंग्स मेथोडोलॉजी हैं, दैट इज़ वाई दीज नीड टू बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट, लेस सब्जेक्टिव एंड बेटर अट्यून टू रिफ्लेक्ट एन इकोनॉमीज फंडामेंटल्स। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 1 टॉक्स अबाउट इनइक्वलिटी एंड ग्रोथ। तो इनइक्वलिटी और ग्रोथ में कॉन्फ्लिक्ट है या कन्वर्जेंस है? तो ये बोलता है कि जो इनइक्वलिटी और सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स के बीच की रिलेशनशिप है विज़ावी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स की जो रिलेशनशिप है, तो वो इंडिया के केस में डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी एडवांस्ड इकोनॉमीज़। इंडिया के केस में दोनों ही ग्रोथ और इनइक्वलिटी, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड इनइक्वलिटी, इनकी एक सिमिलर रिलेशनशिप है विद सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अनलाइक इन एडवांस्ड इकोनॉमीज़। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है फॉर पॉवर्टी एलिविएशन रादर देन इनइक्वलिटी। मतलब इनइक्वलिटी का कोरिलेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पॉवर्टी के साथ जितना इकोनॉमिक ग्रोथ का है। तो इसीलिए इंडिया को सर्वे सजेस्ट इंडिया शुड फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ टू लिफ्ट द पुअर आउट ऑफ पॉवर्टी। और 10 द सर्वे सेज कि जो ओवरऑल पाई है इकोनॉमी की वो एक्सपेंड करो, और फिर उस ग्रोथ जो पाई की ग्रोथ है, जो ओवरऑल इकोनॉमी का साइज़ बढ़ गया है, उसका जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनइक्वलिटी को भी कम करेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों को पॉवर्टी से बाहर लेकर आएगा। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 1 टॉक्स अबाउट हेल्थ सेक्टर एंड इट सेज दैट हेल्थ केयर हैज़ टेकन अ सेंटर स्टेज फाइनली।
तो हम जब पढ़ते भी हैं यूपीएससी के बारे में तब भी हम यही डिस्कस करते हैं कि कितना % ऑफ जीडीपी हम हेल्थ केयर सेक्टर में स्पेंड कर रहे हैं या एजुकेशन में या ओवरऑल सोशल सेक्टर में स्पेंड कर रहे हैं। तो सर्वे से इसके जो हेल्थ केयर सेक्टर की स्पेंडिंग है अगर हम उसको 1% से 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी तक कर दें तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो 65% है अभी, और वो 65% से रिड्यूस होकर 35% तक आ जाएगा। तो इमेजिन के जो लोगों का बर्डन है वो कितना कम हो जाएगा। और इसीलिए जो NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन, वो आयुष्मान भारत के कंजंक्शन में, आयुष्मान भारत के साथ मिलके उसके ऊपर जो हमारा एम्फेसिस है गवर्नमेंट का, दैट शुड कंटिन्यू। सर्वे का ऐसा सजेशन है। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। तो इट वाज as far as the healthcare sector is concerned, it was a blessing in disguise, if someone might say। तो इंडिया का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एजाइल होना चाहिए, ऐसा भी सर्वे बोलता है। क्यों एजाइल होना चाहिए? कि जब पेंडेमिक आते हैं तो इट शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू इट इन अ टाइमली मैनर। और हेल्थ केयर की जो पॉलिसी है इट मस्ट नॉट बिकम बिहोल्डन टू सेलियंसी बायस, के जैसी एक पॉलिसी चली आ रही है या आप हेल्थ केयर में इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके क्या अचीव कर लोगे, क्या आप रियल टर्म्स में वेलफेयर अचीव कर लोगे, इस तरह के बायसेस जो होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अगेंस्ट वो नहीं होने चाहिए। और हमने जब NHM की बात की, नेशनल हेल्थ मिशन इन कंजंक्शन विद आयुष्मान भारत, तो उसके ऊपर क्यों एम्फेसिस कंटिन्यू होना चाहिए? बिकॉज नेशनल हेल्थ मिशन प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन मिटिगेटिंग इनइक्विटी, नॉट जस्ट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक बट उससे पहले भी। क्योंकि प्री नेटल, पोस्ट नेटल केयर जो होते हैं या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो होती हैं, ऑल थ्रू आउट द नेशनल हेल्थ मिशन दे हैव इंक्रीज्ड। उसकी वजह से ही जो हेल्थ केयर इंडिकेटर्स हैं वो भी थोड़े इम्प्रूव हुए हैं। इसके अलावा एक जो मेजर सजेशन है इकोनॉमिक सर्वे का वो है कि एक हेल्थ केयर सेक्टर के लिए रेगुलेटर होना चाहिए। और वो रेगुलेटर क्यों और ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि जो हेल्थ केयर सेक्टर में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है उसकी वजह से लोगों की डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है। और उस एसिमेट्री इन इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर रेगुलेटर की नीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हटा देंगे आप हेल्थ केयर सेक्टर में तो उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, या रेगुलेटर लेकर आने से क्या बेनिफिट्स होंगे? एक तो जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। अभी आपको पता नहीं होता है कि किस डिज़ीज़ के लिए कितना इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है या मिलना चाहिए, तो वो कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रखती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं। तो दोज इंश्योरेंस प्रीमियम्स विल रिड्यूस। सिमिलरली बेटर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आपको ऑफर किए जाएंगे बाय द प्राइवेट सेक्टर, और इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होगा। और इस तरह से फिर जो ओवरऑल हेल्थ केयर वेलफेयर है या ओवरऑल वेलफेयर है वो इम्प्रूव होगा। इसके अलावा टेली मेडिसिन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। खासकर इंटरनेट कनेक्टिविटी और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हमें टेली मेडिसिन को भी हार्नेस करना होगा। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सर्वे टॉक्स अबाउट प्रोसेस रिफॉर्म्स। अब प्रोसेस रिफॉर्म्स में एक तो ये रेगुलेटरी फोरबियरेंस की बात करता है चैप्टर। इट सेज के इंडिया की इकनॉमी में ओवर रेगुलेशन है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो रेगुलेशंस हैं वो भी इनफेक्टिव हो जाते हैं। हालांकि हमारी कंप्लाइंस काफ़ी अच्छी है बट ओवर रेगुलेशन की वजह से इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज इट इज़ डिज़ायर्ड टू बी। और जो रूट कॉज है ओवरऑल ओवर रेगुलेशन का वो क्यों है, ओवर रेगुलेशन क्यों होता है? तो जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ओवर रेगुलेशन इज़ एन अप्रोच दैट अटेम्प्ट्स टू अकाउंट फॉर एवरी पॉसिबल आउटकम। क्योंकि हम हर छोटी से छोटी चीज़ के जो आउटकम्स हैं उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से हम हर माइक्रो एलिमेंट के लिए एक रूल, एक रेगुलेशन लेकर आ जाते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती है रेगुलेशंस में, ऑल्दो इट इज़ इंटेंडेड टू रिड्यूस द डिस्क्रिशन, हम चाहते हैं कि कोई भी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं कर पाए, उसकी वजह से डिस्क्रिशन और ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इस वजह से भी सर्विसेज के इसका सॉल्यूशन यही है कि आप रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करो और सुपरविजन बढ़ा दो आप, जिसकी वजह से क्या होगा कि डिस्क्रिशन बढ़ेगा बट इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्रिशन इन दोनों में एक बैलेंस की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन भी नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही डिस्क्रिशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि नॉन डिस्क्रिशन के साथ भी नॉन ट्रांसपेरेंसी आती है। और जो ये इस तरह का एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है सर्वे, उसकी वजह से भी कुछ रिफॉर्म्स, उसके बेसिस पे भी कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं। जैसे कि आप लेबर कोड्स की जब बात करते हैं या
कई सारे जो रेगुलेशंस थे बीपीओ सेक्टर में भी उनको भी हटाया गया है। तो ये इसी तरह के एक फ्रेमवर्क का एग्जांपल है लेबर कोड्स और बीपीओ सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हैं कि डिस्क्रिशन और ट्रांसपेरेंसी इन दोनों में एक बैलेंस अचीव करना है। नाउ रेगुलेटरी फोरबियरेंस की जब बात होती है तो उसके लिए एक डेडिकेटेडली नेक्स्ट चैप्टर है सर्वे का विच सेज कि रेगुलेटरी फोरबियरेंस जो है हमारी वो एक इमरजेंसी मेडिसिन की तरह होनी चाहिए। जब भी कभी एक इकोनॉमिक डाउन टर्न आए उस टाइम पे ही रेगुलेटरी फोरबियरेंस दिखाना चाहिए, बट वो एक स्टेपल डाइट नहीं बननी चाहिए। जैसा कि हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे देखा था, तो जो रेगुलेटरी फोरबियरेंस थी उसने बोरोवर्स को हेल्प किया था कि वो इकोनॉमिक हार्डशिप से बाहर निकल कर आएँ, बट वो कुछ ज़्यादा ही समय के लिए हमने फोरबियरेंस कंटिन्यू करी फॉर अबाउट 7 years और सो, और उसकी वजह से क्या हुआ, कई हमारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए इकोनॉमी में। बैंक्स ने क्या किया, उस फोरबियरेंस विंडो को एक्सप्लॉइट किया विंडो ड्रेसिंग के लिए, अपनी बुक्स को अच्छा दिखाने के लिए कि हमारे जो फिगर्स हैं वो अच्छे हैं, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और क्रेडिट को मिस अलोकेट किया। कई जो हमारे लार्ज डिफ़ॉल्ट्स हुए वो इस वजह से ही हुए, और जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है फिर इकोनॉमी में उसने भी सफ़र किया इसकी वजह से। और फोरबियरेंस का वही है कि जैसे इमरजेंसी मेडिसिन है उस तरह से उसको आप यूज़ कीजिए, बट जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है आप उस फोरबियरेंस को हटा लीजिए। और अगर अनसर्टेनिटी में भी आपको एक कुछ कैलिब्रेटेड जजमेंट लेकर आना है तो उसके लिए आप हाइंडसाइट बायस के रोल को भी अपने ध्यान में रखिए, ये भी सर्वे सजेस्ट करता है। और अनफेवरेबल आउटकम्स जो हैं उनको बैड जजमेंट के साथ इक्वेट मत कीजिए। अगर आपके किसी डिसीजन की वजह से कोई आउटकम अनफेवरेबल निकला तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जजमेंट ख़राब था या आपका इंटेंट मेलाफाइड था। वो इकोनॉमी रिकवर्स एट इट्स ओन पेस, तो जैसे ही वो रिकवर करने लगे आप फोरबियरेंस को हटाइए। और असेट क्वालिटी एक्सरसाइज जो है वो भी इमीडिएटली आपको करनी चाहिए। जैसे ही फोरबियरेंस आप हटाते हो वो भी आपको हेल्प करेगा कि आप एक सही पेस के साथ रिकवर कर रहे हैं। और जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमी का ओवरऑल, वो भी लोन्स की रिकवरी जो आप फोरबियरेंस के टाइम पे लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्रेडिट देते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है वॉल्यूम 1 का, वो है इनोवेशन के बारे में। अब इनोवेशन में क्या है कि ऑल्दो इनोवेशन इज़ ट्रेंडिंग अप, बट इसको और ज़्यादा थ्रस्ट की ज़रूरत है, स्पेशली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि इनोवेशन में अगर हम देखें तो इंडिया एंटर्ड द टॉप 20 कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। पहली बार 2020 में ऐसा हुआ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2007 के बाद से। और सेंट्रल और साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो फर्स्ट रैंक किए हम, और अगर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकनॉमीज़ की बात करें तो वी वर दी थर्ड अमंग्स दीज कंट्रीज़। लेकिन जो इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है इन टर्म्स ऑफ R&D विच इज़ नोन एज GERD, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इन R&D, वो लोएस्ट है अमंग द टॉप 10 इकनॉमीज़। तो अगर हम उसको इंक्रीज़ करें तो हम किस लेवल तक जा सकते हैं इनोवेशन के टर्म्स में। तो इंडिया की जो एस्पिरेशन है इट मस्ट बी टू कम्पीट ऑन इनोवेशन विद द टॉप 10 इकनॉमीज़। तो इसके लिए हमारा जो GERD है वो भी टॉप 10 इकनॉमीज़ के कंपैरिजन में होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर तो अगर हम देखें GERD के टर्म्स में तो वो टॉप 10 इकनॉमीज़ के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बट प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस सेक्टर उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनोवेशन के टर्म्स में, और वो लोएस्ट है व्हेन कंपेयर टू द टॉप 10 इकनॉमीज़। बिजनेस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इनोवेशन में या R&D में, और इंडिया का जो बिजनेस सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपना R&D में जो एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट्स है उनको सिग्निफिकेंटली रैंप अप करे। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो इंडिया के जो रेसिडेंट शेयर हैं टोटल पेटेंट्स फाइल्ड इन द कंट्री वो अभी 36% है, विच इज़ मच बिलो द एवरेज ऑफ 62% इन टॉप 10 इकनॉमीज़। सिमिलरली ये गवर्नमेंट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर की जब हम बात कर रहे थे विच इज़ 68%, वेयर इज़ प्राइवेट सेक्टर का इट इज़ इन 30s। तो प्राइवेट सेक्टर का उल्टा होता है एडवांस्ड इकनॉमीज़ में या टॉप 10 इकनॉमीज़ में। वो ही इंडिया को करने की ज़रूरत है एज़ पर दी सर्वे के प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट शुड गो अप टू अबाउट 70% एंड गवर्नमेंट सेक्टर का कैन बी अराउंड 30% इफ़ प्राइवेट सेक्टर टेक्स अप इट्स रोल। And the second last chapter of this volume is about the Ayushman Bharat and the Jan Arogya Yojana under Ayushman Bharat। उसको चैप्टर को नाम भी इसी तरह का दिया गया है, जय हो PM जय अडॉप्शन एंड हेल्थ आउटकम्स।
तो इट इज़ एन एम्बिशियस प्रोग्राम और इसके कुछ हमें कई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले हेल्थ केयर आउटकम्स में काफ़ी शॉर्ट टाइम में। और क्यों इसको सिग्निफिकेंटली यूज़ किया गया PMJAY को, क्योंकि ये लो कॉस्ट केयर प्रोवाइड करता है। और जैसे कि डायलिसिस के केस में अगर हम देखें, और ये जो लो कॉस्ट केयर है ये कोविड पेंडेमिक के दौरान भी हटाई नहीं गई, इसको कंटिन्यू रखा गया। और जो कॉजल इम्पैक्ट रहा हेल्थ आउटकम्स का वो हमें NFHS 4 के सर्वे और NFHS 5 के सर्वे के जो फिगर्स हैं उनके टर्म्स में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें बिहार, असम और सिक्किम में, तो प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड दैट हैड हेल्थ इंश्योरेंस वो इन स्टेट्स में बढ़ा है बाय 89%। और सेम पीरियड में अगर हम वेस्ट बंगाल में देखें जहां PM जन आरोग्य योजना नहीं थी, तो वहां ये डिक्रीज़ हुआ है बाय 12% जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है। तो इट शोज़ द इम्पैक्ट ऑफ जन आरोग्य योजना। सिमिलरली अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 2015-16 से 19-20 में IMR डिक्लाइन हुआ है वेस्ट बंगाल में बाय 20% एंड बाय 28% फॉर दी 3 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, असम एंड सिक्किम, जहां PM जन आरोग्य योजना थी। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि PM जन आरोग्य योजना की वजह से IMR में ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। सिमिलरली अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अगर हम देखें तो उसमें बंगाल में 20% का ही फॉल हुआ, वाइल नेबर्स विटनेस्ड अ फॉल ऑफ 27%। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की या फीमेल स्टेरिलाइजेशन या पिल यूजेज की, तो वो भी 36%, 22% और 28% इंक्रीज़ हुआ इन बिहार, असम एंड सिक्किम रिस्पेक्टिवली। और वेस्ट बंगाल में ये जो इंक्रीमेंट्स हुए इनमें मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह में वो काफ़ी नेग्लिजिबल रहे। तो वेस्ट बंगाल ने कोई भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन विटनेस नहीं किया इन अनमेट नीड फॉर स्पेसिंग बिटवीन कंजिक्यूटिव किड्स, वेयरएज जो नेबरिंग 3 स्टेट्स हैं उनमें 37% का फॉल हुआ इन दी अनमेट नीड फॉर स्पेसिंग बिटवीन कंजिक्यूटिव चिल्ड्रन। और इस तरह से मदर और चाइल्ड केयर के और भी कई मेट्रिक हैं, उनमें ये जो 3 नेबरिंग स्टेट्स रहे बिहार, असम और सिक्किम के, उनमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले एज़ कम्पेयर टू बिहार। तो ये कंपैरेटिव स्टडी दिखाई गई है कुछ स्टेट्स जहाँ PM जन आरोग्य योजना लागू की गई और वेस्ट बंगाल जहां PM जन आरोग्य योजना नहीं है। और इन सभी हेल्थ इफ़ेक्ट्स को किस फॉर्म में मैनिफेस्ट किया गया वो भी ये चैप्टर शो करता है। तो ओवरऑल जो कंपैरिजन है वो यही रिफ्लेक्ट करता है कि सभी हेल्थ आउटकम्स IMR, MMR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स या कंजिक्यूटिव चिल्ड्रन में जो स्पेसिंग है, उन सब में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले उन सभी स्टेट्स में जहां PM जन आरोग्य योजना लागू की गई थी। एंड विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, जो लास्ट ईयर की तरह ही उसने एक इनोवेटिव या इकोनॉमिक सर्वे को कॉमन सिटीजन्स के साथ कनेक्ट करते हुए एक बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स डेवलप किया है इकोनॉमिक सर्वे ने। और इस चैप्टर का नाम भी है बेयर नेसेसिटीज़, और इसमें हम एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। जब हम बेयर नेसेसिटीज़ बोलते हैं तो जो एक्सेस है बेयर नेसेसिटीज़ में वो सभी स्टेट्स में इंक्रीज़ हुआ इन 2018 एज़ कम्पेयर टू 2012। और हाईएस्ट जो एक्सेस में इम्प्रूवमेंट रहा वो रहा इन स्टेट्स सच एज केरला, पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात, और लोएस्ट रहा इन स्टेट्स सच एज उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। और 5 डायमेंशंस लिए गए बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स में: एक्सेस टू वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड अदर फैसिलिटीज़। और सभी 5 डायमेंशंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले इन 2018 विज़ावी 2012। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसकी वजह से रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में भी हमें डिस्पैरिटीज़ देखने को मिली। और जो लैगार्ड स्टेट्स थी उनमें गेन ज़्यादा हुए बिटवीन 2012 एंड 2018। फॉर एग्जांपल ओवरऑल अगर हम देखें बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स में तो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, दीज वर टुवर्ड्स द लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, बट इनमें जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में डिस्पैरिटीज़ हैं वो और ज़्यादा थी। और जो एक्सेस है बेसिक नेसेसिटीज़ या बेयर नेसेसिटीज़ की वो पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई व्हेन कंपेयर टू द रिचेस्ट हाउस होल्ड्स अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज़।
विच वाज नेचुरल। पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स के पास पहले हो सकता है कोई एक्सेस रहा ही ना हो सैनिटेशन का, बट विद द कमिंग ऑफ स्वच्छ भारत एंड अदर सच इनिशिएटिव्स लाइक जल जीवन मिशन, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ उनके पास पहली बार आई होंगी इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ इन एक्सेस टू दीज बेयर नेसेसिटीज़ फॉर पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स वैन कम्पेयर टू रिचेस्ट हाउस होल्ड्स। और जो बेयर नेसेसिटीज़ का इम्प्रूवमेंट की एक्सेस में जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसकी वजह से हेल्थ इंडिकेटर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ, एंड विच ऑल्सो कोरिलेट्स विच फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स इन एजुकेशन इंडिकेटर्स। अभी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो गया है और एक कोरिलेशन दिखाया गया है कि इनकी वजह से एजुकेशन में भी आगे चल के क्या इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। और जैसा कि आई टोल्ड अर्लियर कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना ग्रामीण, इनकी वजह से भी ये जो गैप्स हैं ये रिड्यूस हुए इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज़। और ये जो बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स था ये किन पैरामीटर्स या किन फिगर्स पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन लार्ज एनुअल हाउस होल्ड सर्वे डेटा, और उसके बेसिस पे आप इसको फ्यूचर में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस इंडेक्स को। और ये जो मेथोडोलॉजी है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर टारगेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एक्सेस इम्प्रूव की जा सकती है। दिस इज़ द सर्वे ऑफ सजेशन आफ्टर दिस चैप्टर, आफ्टर डेवलपिंग और कंस्ट्रक्टिंग द बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स, कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक इस तरह का इंडेक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट्स को कंपेयर कीजिए, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे किया जाता है। तो लार्ज एनुअल हाउस होल्ड सर्वेस किए जाएँ और फिर रैंक किया जाए और फिर टारगेट किया जाए डिस्ट्रिक्ट्स को कि किस डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा ज़रूरत है। दिस वाज ऑल अबाउट द वॉल्यूम 1 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, और जो एक ओवरऑल एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कंट्री की गोइंग फॉरवर्ड, या क्या रही ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। और इसी में हमने सेकंड नंबर पे देखा था वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1 विच प्रेजेंटेड द ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर। सिमिलरली वॉल्यूम 2 में भी जो ओवरऑल स्टेट है इकोनॉमी को, उसी को एक्सपेंड किया गया है फिजिकल डेवलपमेंट्स के टर्म्स में, एक्सटर्नल सेक्टर के टर्म्स में, और अगर हम बाकी चैप्टर्स की भी बात करें तो मनी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के टर्म्स में। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर बेस्ड जो चैप्टर्स हैं, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन के फिगर्स, ये सब वॉल्यूम 2 में हैं, एंड आई विल नॉट ड्वेल टू मच ऑन दोज चैप्टर्स ऑफ वॉल्यूम 2. फॉर दीज चैप्टर्स यू कैन रेफर टू दिस हैंडी की हाईलाइट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, जिसमें इन चैप्टर्स की भी इसी तरह से हाईलाइट्स शो की गई हैं जो मैंने वॉल्यूम 1 के बारे में आपको एक्सप्लेन की. एंड आई एम ऑल्सो रेफरिंग टू द सेम डॉक्यूमेंट. दिस इज़ अ वेरी हैंडी एंड वेरी हेल्पफुल डॉक्यूमेंट. आप PIB की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. एंड एज आई टोल्ड अर्लियर कि आप मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड हैंडल्स हैं, ट्विटर पे भी अभिनव सक्सेना 25 और इंस्टाग्राम पे भी अभिनव सक्सेना 25, आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक टू दिस पर्टिकुलर PDF. इसके अलावा जो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके अलावा आप indiabudget.gov.in पे जाकर चैप्टर वाइज PDFs डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट वॉल्यूम्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ई-बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं. एंड द लेटेस्ट फीचर ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे, जो कि एक गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए इकोनॉमिक सर्वे नाम से एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको भी डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप जैसे डिवाइसेस पे एक्सेस कर सकते हैं. I have a good news for all the UPSC CSE aspirants. Unacademy has brought new UPSC CSE batches. These batches will be starting on every Monday, and the batches are in 6 months, 1 year and 2 years. The batches will complete your UPSC preparation. Unacademy batches will offer you a complete GS syllabus, more than 500 hours of live classes, free PDF study material, a structured schedule and doubt clearing sessions from top Unacademy educators. The batches will be conducted in bilingual Hindi and English. So what are you waiting for? Enroll now in these batches. The upcoming batches are starting on the 1st of February and the weekend batches from the 6th of February. To enroll in these batches, click on the link mentioned in the description. Download the Unacademy app. As per your preparation, select your batch. To get an instant 10% discount, use the code DKT10. So don't wait for anything. Get your enrollment now and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. आई थिंक दिस सेशन वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू. और आप बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए इकोनॉमिक सर्वे के, इसी तरह का एक एनालिसिस कीजिए, ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, और क्या थॉट प्रोसेस रहा सर्वे का, सर्वे डेवलप करते टाइम CA का एंड उनकी टीम का,
और कुछ जो मेजर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं रिलेटेड टू करंट अकाउंट सरप्लस बीइंग 2%, एक्सपेक्टेड टू बी 2% ऑफ जीडीपी इन फिजिकल ईयर 21, या इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी 11% इन दी नेक्स्ट फिजिकल ईयर इन टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी ग्रोथ, या नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की फिगर 15.4% इन दी नेक्स्ट फिजिकल ईयर। इस तरह के जो मेजर फिगर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस आपका एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम ड्यूरिंग प्रीलिम्स एज वेल एज ड्यूरिंग द मेंस। विद दिस आई एंड दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।